Hi there, you're watching It's Not Fake, your one-stop show from Monday to Friday that gets you the critical analysis of the 5 top stories of the day. Let's get started with today's headlines. गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच के लिए बनाई कमेटी। ईडी डायरेक्टर की देखरेख में होगी जांच। एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर विकास दुबे का करीबी अमर दुबे फरीदाबाद के होटल में दिखा विकास दुबे, पुलिस पहुंचने से पहले हुआ फरार। कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान का नया पैंतरा, कहा सजाए मौत पर रिव्यू पिटीशन दायर नहीं करना चाहते जाधव, पाकिस्तान का दावा, दूसरे काउंसलर एक्सेस का दिया ऑफर। WHO ने माना हवा से भी फैलता है कोरोना का वायरस, 2 दिन पहले 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने किया था दावा। और देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए होम क्वारंटीन, देश में अब तक 7.45 लाख केसेस। तो इन सारी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसके पीछे का सच बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर आ रही है होम मिनिस्ट्री के बनाए गए एक नए पैनल की। होम मिनिस्ट्री द्वारा एक नया पैनल गठित किया गया है जो इंटर मिनिस्टेरियल पैनल है, और वो इस बात की जांच करेगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट जैसी जो 3 ट्रस्ट्स हैं नेहरू और गांधी परिवार से जुड़ी हुई, उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन किया है या नहीं किया है। अब किस बात की जांच होगी कि क्या ये तीनों ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, ये तीनों जो ट्रस्ट हैं, क्या ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन्होंने उल्लंघन किया है, क्या इनकम टैक्स एक्ट के तहत उल्लंघन किया है, या फिर कोई भी लीगल वायलेशंस अगर इन्होंने किए हैं, तो इस बात की जांच की जाएगी। और इस कमेटी की अगुवाई करेंगे स्पेशल डायरेक्टर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसके अलावा होम मिनिस्ट्री के लोग होंगे और इनकम टैक्स के लोग भी होंगे। लेकिन आज जो सवाल है इसकी टाइमिंग को लेकर है कि अभी 6 साल तक बीजेपी सरकार क्या कर रही थी, क्योंकि अगर कांग्रेस के लोगों से आप बात करें तो वो कहते हैं कि ये बदले की भावना से किया गया एक कदम है, पॉलिटिकल वेंडेटा इसको बताया जाता है। उधर बीजेपी ट्रांसपेरेंसी की बात कहती है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जहां तक ये तीनों ट्रस्ट का सवाल है, उसमें समय समय पर ये कहा गया है कि ये जो ट्रस्ट हैं ये आरटीआई के दायरे में नहीं है, जबकि इसमें काफ़ी सारा यूपीए सरकार के टेन्योर में, जैसा जेपी नड्डा के ट्वीट ने अभी हाल में कहा है कि यूपीए के टेन्योर में बहुत सारा पैसा अलग अलग मिनिस्ट्रीज़, अलग अलग पार्टनर्स और डोनर्स द्वारा इन फाउंडेशंस, इन ट्रस्ट्स में गया है। तो इसकी अब जांच होनी चाहिए कि क्या इसमें कोई लीगल वायलेशंस हुए हैं या नहीं हुए हैं। ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा, पॉलिटिकल अप्रोप्रिएटनेस का मुद्दा अलग है, लेकिन टाइमिंग, जैसा मैंने कहा कि टाइमिंग को लेकर, क्योंकि अभी हाल में कांग्रेस ने जिस तरह से सरकार के ऊपर प्रहार किया है इंडो चाइना स्टैंड ऑफ को लेकर, तो कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये उसी का बदला है कि अब नेहरू गांधी परिवार को बीजेपी आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में आपने देखा था कि बाकी पार्टीज जो ऑपोजिशन पार्टीज थी वो एक तरफ थी, लेकिन नेहरू गांधी परिवार को यानी कि कांग्रेस को आइसोलेट करने की कोशिश की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसके बाद जेपी नड्डा ने लगातार ट्वीट्स के जरिए इस बात को कहा है कि वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि यूपीए के टेन्योर में बहुत सारा पैसा यूपीए की सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन में दिया, चाइना की गवर्नमेंट ने राजीव गांधी फाउंडेशन और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट में पैसे डाले। तो ऐसे बहुत सारे ट्वीट्स आए थे, तो स्पॉटलाइट आकर नेहरू गांधी परिवार के ट्रस्ट पर हो गई है। तो पहली बात रही पॉलिटिकल वेंडेटा कि क्या बीजेपी पॉलिटिकल वेंडेटा यानी कि बदले की राजनीति खेल रही है। दूसरी बात ये ट्रांसपेरेंसी को लेकर अगर बीजेपी इस समय मुद्दा उठा रही है, तो पिछले 6 साल से इस मुद्दे पर क्यों बीजेपी सोई हुई थी, आज ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि अचानक से इस बात को बीजेपी ने उठा लिया। और अगर तीसरी बात पे हम ये बात माने कि अगर इस मुद्दे को उठाया भी गया है, तो मुद्दे को उठाया गया है तो किस आधार पर उठाया गया है, क्योंकि हम कई सालों से देख रहे हैं कि जैसे राजीव गांधी फाउंडेशन है, उसको बार बार इस बात को मांग की गई है कि इसको आरटीआई के दायरे में होना चाहिए। लेकिन जो फैमिली रन फाउंडेशंस है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो फाउंडेशंस हैं, ट्रस्ट्स हैं, वो आमतौर पर देखा गया है कि आरटीआई के तहत नहीं आती हैं। लेकिन इसका एक और एंगल है, जैसे राजीव गांधी फाउंडेशन है, वो इस समय जवाहर भवन की जो ट्रस्ट है
जो बिल्कुल लटियन जोन में जिसकी ज़मीन है वहाँ पर इस ऑफिस को चलाया जाता है। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जवाहर भवन ट्रस्ट की जो ज़मीन है जो कि बहुत ही सस्ते दामों में राजीव गांधी फाउंडेशन को दी गई थी, तो क्या वापस अब इसे बीजेपी सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है? तो ये सारे मुद्दे हैं। एक रियल एस्टेट का एंगल है, दूसरा पॉलिटिकल वेंडेटा का एंगल है, ट्रांसपेरेंसी का एंगल है, और जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ऐसी फैमिली रन फाउंडेशंस जो पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा चलाई जाती हैं, कितना ज़रूरी है कि इन्हें हम आरटीआई के दायरे में लेकर आए? आज वापस ये एक सवाल फिर से खड़ा हो गया है कि कितनी ट्रांसपेरेंटली चलाया जाए। अगर आज कांग्रेस इस बात को कहती है कि नहीं, हमने चाइना की सरकार से हमने पैसे नहीं लिए, जैसा कि उनके इनकम टैक्स ऑडिट में भी पता चला है कि 4% से कम सरकारी डोनेशन उसमें गया है, यानी कि उन्होंने कोई नियम कानून का उल्लंघन नहीं किया, ऐसा कांग्रेस का दावा है। तो अगर कांग्रेस इस बात को कह रही है तो क्या is the time not ripe to look into these issues, whether a political party run foundation should come under the ambit of the RTI? तो ये बड़े सवाल आज खड़े हैं, लेकिन जो बदले की राजनीति की बात कही जा रही है, टाइमिंग को लेकर बड़े सवाल है कि बीजेपी सरकार आज इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रही है, जबकि बीजेपी एंटी करप्शन का जो एक फ्लैग है वो इतने सालों से लेकर चल रही है। पारदर्शिता की बात हमेशा से बीजेपी करती आई है, लेकिन जैसे ही इंडो चाइना स्टैंड ऑफ इशू को लेकर कांग्रेस ने लगातार धड़ाधड़ तरीके से क्वेश्चंस, सवाल उठाए हैं, ट्वीट्स किए हैं, तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये बदले की भावना से इस चीज़ को किया गया है ताकि नेहरू गांधी परिवार पर नकेल कसी जा सके। आपको ध्यान होगा कि अभी हाल में प्रियंका गांधी वड्रा के जो उनको ऑफिशियली अलॉटेड बंगलो है वो उनसे विड्रॉ कर लिया गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें अभी हाल में की गई हैं जिससे दिखता है कि नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ एक बदले की भावना से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो बड़े सवाल हैं वो भी अपनी जगह कायम हैं। तो इस पर अब आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो राजनीति इस समय बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की है वो मेरे ख्याल से अभी चलती रहेगी, और जिस तरह से कांग्रेस को बीजेपी ने आइसोलेट कर दिया है बाकी विपक्षी पार्टीज़ पर, तो इस समय बाकी विपक्षी पार्टीज़ एक तरफ हैं और कांग्रेस एक तरफ है जिसने झंडे गाड़ दिए हैं इंडो चाइना स्टैंड ऑफ के खिलाफ, जहां तक बीजेपी सरकार का सवाल है। तो इस मुद्दे पर आपका क्या सोचना है ज़रूर लिखिएगा। और अब मैं आपको दूसरी खबर की ओर लेकर चलती हूँ, और दूसरी खबर जुड़ी हुई है कानपुर मुठभेड़ में। अभी जो खबरें आ रही हैं कि जो चौबेपुर पुलिस थाने का जो एसएचओ था विनय तिवारी वो गिरफ्तार हो गया है। वो एक बड़ा सुराग है पूरे इस मुठभेड़ में, क्योंकि ऐसी खबरें अभी कल भी आई थी कि जो विनय तिवारी जो एसएचओ थे उनका विकास दुबे से साठगांठ थी, किसी तरह से एक नेक्सस बना हुआ था। एक चिट्ठी भी कल सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था, जो डीएसपी देवेंद्र मिश्र हैं उन्होंने इस बात को कहा था कि एक काफ़ी साठगांठ के साथ विनय तिवारी और विकास दुबे हमेशा चलते थे। तो अब विनय तिवारी की गिरफ्तारी के बाद ये एक बड़ा सुराग मिलेगा पुलिस की इंक्वायरी को। जहां तक कानपुर मुठभेड़ का मामला है, 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे जिसमें कि डीएसपी देवेंद्र मिश्र भी इसमें शामिल थे, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे मूवमेंट्स इस केस में हुए हैं। बताया जा रहा है कि फरीदाबाद के एक होटल में शायद विकास दुबे वहां पर पाया गया था और अपने कुछ साथियों के साथ, और वहाँ पर छानबीन की गई। जब तक पुलिस वहाँ पर पहुँची तब तक वो वहाँ से फरार हो चुका था। लेकिन इस बीच विकास दुबे का जो राइट हैंड मैन है अमर दुबे, वो भी एनकाउंटर में मारा गया है। तो अब विकास दुबे को इस बात का डर है कि कहीं पुलिस उसका एनकाउंटर ना कर दे, इसलिए सूत्रों के हवालों से ये खबरें आ रही हैं कि वो फरीदाबाद के होटल में शायद इसीलिए आया था कि वो दिल्ली के किसी कोर्ट में अपने आप को सरेंडर कर सके, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो यूपी की कोर्ट में सरेंडर किया जाएगा तो वहाँ पर उसे शायद मार गिराया जाए। तो इन सारी खबरों के बीच रोज़ नए नए ट्विस्ट और टर्न्स कानपुर मुठभेड़ मामले में आ रहे हैं। कभी कोई नया वीडियो सामने आता है विकास दुबे का, कभी कोई नई चिट्ठी आती है, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था। अब आज दो बड़े जो मूवमेंट्स, दो बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं, एक विनय तिवारी की गिरफ्तारी और दूसरा विकास दुबे क्या दिल्ली के आसपास है, क्योंकि अभी तक ये अटकलें लगाई जा रही थी कि उसके जो कुछ एड्स हैं वो एमपी भागने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि विकास दुबे शायद नेपाल चला गया है। अभी अब खबरें आ रही है कि नहीं, वो फरीदाबाद के किसी एक होटल में पाया गया था, जो कि होटल उसी का शायद था। तो ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन जो एक बात बिल्कुल जो साफ नज़र आती है और वो ये है कि पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड था विकास दुबे, जिसका पॉलिटिशियंस के साथ एक नेक्सस था। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि उसके कुछ 2 एमएलएज बीजेपी के हैं जिनका वो उस वीडियो में नाम ले रहा था कि वो उनसे बहुत क्लोज था और समय समय पर वो लोगों को ये इस बात को बताता था कि कभी भी कोई पुलिस एक्शन होता था तो वो बीजेपी के नेताओं का वो हवाला देता था। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं योगी सरकार के ऊपर
कि जो लॉ एंड ऑर्डर और गुंडाइज्म को हटाने की बात कहती थी, योगी सरकार कहती थी कि उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बनाएंगे, तो उस उत्तम प्रदेश में आज 5 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और इतना भयानक गैंगस्टर विकास दुबे, जिसके खिलाफ 60 से ज़्यादा केसेस अटेम्प्ट टू मर्डर के, मर्डर, डिकॉइटी और ड्रग्स नारकोटिक्स एक्ट के तहत इतने सारे केस जिसके खिलाफ बुक थे, वो आदमी आज भी फरार है। तो क्या उसे राज्य सरकार संरक्षण दे रही है? क्या उसे बीजेपी उसे बचाने की कोशिश कर रही है? और तीसरा सवाल ये कि पुलिस, जो यूपी की पुलिस है, अपनी खाल बचाने के लिए क्या यूपी पुलिस अब अगला एनकाउंटर विकास दुबे का करेगी? तो ये सारे बड़े सवाल हैं, इस पर आपका क्या सोचना है, इस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं आपको तीसरी खबर की ओर लेकर चलती हूँ और तीसरी खबर जुड़ी हुई है फॉर्मर नेवी ऑफिशियल, जो इंडियन ऑफिशियल था कुलभूषण जाधव, जिसे कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था 2016 में, उससे जुड़ी हुई खबर है। अब आपको बता दें थोड़ा सा बैकग्राउंड कि कुलभूषण जाधव को जासूसी और आतंकवाद के केस में पाकिस्तान की जो पुलिस है, पाकिस्तान की सरकार है, उसने गिरफ्तार किया था और उसे ये भी कहा गया था कि उसे लाइफ सेंटेंस दिया जाए, उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाए, जिसके बाद उसके जो पिटिशंस थे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंचे हेग में। पिछले साल उस पर काफ़ी सुनवाई हुई और ये कहा गया कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री कोर्ट है उसे अलाउ करना चाहिए कुलभूषण जाधव को कि वो अपना रिव्यू पिटिशन दाखिल करे और उसे रिकन्सिडर किया जाए आज। और इसके बीच पहले इसमें खबर आ चुकी है, कई बार आ चुकी है, जब पिछले साल जब भारत के डिप्लोमैट्स जब कुलभूषण जाधव से मिलने गए थे तो उन्होंने MEA ने ये बताया था अपने एक स्टेटमेंट में कि कुलभूषण जाधव ने जो भी स्टेटमेंट दिया वो बहुत अंडर प्रेशर दे रहा था, यानी कि पाकिस्तान की सरकार कोई ना कोई दबाव कुलभूषण जाधव के ऊपर डाल रही थी। और आज पाकिस्तान ने एक नया दावा किया है कि कुलभूषण जाधव ने खुद से मना किया है कि वो रिव्यू पिटिशन के लिए अब तैयार नहीं है और अब वो दया याचिका के भरोसे ही रहेंगे। तो आपको बता दें कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस रिव्यू पिटिशन की बात कही गई थी कि उन्हें फिर से एक रिव्यू पिटिशन का मौका दिया जाए और आज पाकिस्तान ऑल ऑफ अ सडन इस बात को कहता है कि उस रिव्यू पिटिशन को दायर करने के लिए खुद कुलभूषण जाधव ने मना कर दिया है और अब वो दया याचिका जो पाकिस्तान की कोर्ट में पेंडिंग, जो पाकिस्तान की ओर से पेंडिंग है, वो उस पर जाएंगी। तो आज बड़े सवाल, सबसे पहला जो सवाल है कि क्या ये जो स्टेटमेंट आया है कुलभूषण जाधव के मामले में, तो क्या ये फिर से किसी दबाव में है? और अगर इस रिव्यू पिटिशन को खारिज करने की बात कही जा रही है तो बड़ा सवाल ये है कि क्या आधार है पाकिस्तान की सरकार का इस क्लेम को लेकर, किस आधार पर कह रही है, उसका क्या एविडेंस है कि कुलभूषण जाधव रिव्यू पिटिशन के लिए तैयार नहीं है। और तीसरा एंगल ये है कि क्या कुलभूषण जाधव, जिनके लिए भारत सरकार से हरीश साल्वे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लड़ने के लिए गए थे, क्या उनकी कोई उम्मीद अब बची नहीं है? क्योंकि अगर उम्मीद नहीं है तो उनको ये लगता है कि अब कोई रिव्यू पिटिशन से कोई फ़ायदा नहीं है और अब दया याचिका के भरोसे अगर पाकिस्तान की सरकार उनके मेसी पिटिशन को सुन लेती है तो शायद उससे उनका भला हो सकता है। तो बहुत सारे एंगल्स हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है जो डिप्लोमेटिकली देखा जाएगा कि क्या पाकिस्तान फिर से कोई ना कोई दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कुलभूषण जाधव के ऊपर, और कुलभूषण जाधव के केस के ज़रिए क्या एक साइकोलॉजिकल दबाव भारत की सरकार पर भी डाला जा रहा है? तो ये सारे बड़े सवाल हैं। और जिस तरह से अभी देखा गया है LOC पर तनाव है और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो खटास है जो पूरे रिश्ते में, वो बार बार निकल कर सामने आ रही है। और अभी अगर चाइना के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी चीज़ें देखें तो ऐसा लग रहा है कि चाइना और पाकिस्तान की साठगांठ इस समय दिख रही है। तो एक नया पैंतरा, क्या बड़ा सवाल ये है समय कि क्या अब कुलभूषण जाधव के केस के ज़रिए पाकिस्तान क्या एक नया बॉल गेम तैयार कर रहा है, एक नया पैंतरा भारत की ओर फेंकने की कोशिश कर रहा है? तो ये सारे सवाल समझने होंगे। अभी प्रतिक्रियाएं इस पर आती रहेंगी, इस पर आपका क्या सोचना है ज़रूर बताइएगा। और अब मैं आपको अगली खबर की ओर लेकर चलती हूँ जो कि कोरोना के मामले से जुड़ी हुई है। आज WHO ने माना, आपको ध्यान होगा कि 2 दिन पहले मैंने आपको खबर बताई थी कि 32 देशों से 239 साइंटिस्ट ने एक ओपन लेटर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लिखा था और ये कहा था कि ऐसे सारे एविडेंसेस मौजूद हैं, ऐसे सारे प्रूफ मौजूद हैं जो कि ये बताते हैं कि कोविड-19 का वायरस एयरबॉर्न है, यानी कि हवा में रहता है। इसके पहले WHO का दावा था कि जो कोरोना के जो पार्टिकल्स हैं, कोरोना के जो जर्म्स हैं, वो
नाक से निकले हुए जो ड्रॉपलेट्स हैं उनके ज़रिए होता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन इस नए दावे को अगर आप देखें और माने, जिस तरह से साइंटिस्ट ये बात को कह रहे हैं, तो आज WHO ने इस बात को एडमिट किया कि येस, देयर इज़ एन इमर्जिंग एविडेंस ऑफ द फैक्ट दैट कोरोना कैन बी एन एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, यानी कि कोरोना का ट्रांसमिशन हवा से हो सकता है। इस बात को आज WHO ने माना है। तो एक नया पैराडाइम शिफ्ट पूरे इस कोरोना ट्रीटमेंट में, कोरोना की गाइडलाइंस में, कोरोना के प्रोटोकॉल्स में अब दिखेगा, क्योंकि अब WHO ने इस बात को मान लिया है कि हाँ, ऐसे एविडेंसेस हैं, उन एविडेंसेस को अभी पढ़ा जा रहा है। लेकिन अगर कोरोना हवा में है तो इसको लेकर अब चिंताएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि अगर आप मास्क पहन लेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग कर लेंगे, तो आप इस इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप कोरोना हवा में है इस बात को बोलते हैं, द मोमेंट यू से दैट कोरोना वायरस इज एयरबॉर्न, इट इज़ एन एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, द एंटायर डेफिनेशन ऑफ द डिजीज़ चेंजेस कंप्लीटली। अब ये जो डेफिनेशन है ये कैसे बदलेगा, क्योंकि अभी तक जो हम बात कर रहे थे कि 1 मीटर की दूरी आपको बना के रखनी चाहिए, और जो ऐसी बातें हम कर रहे थे, तो अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर फ़र्क पड़ेगा तो वो है जो बंद क्लोज डोर एनवायरनमेंट्स है, वहाँ के वेंटिलेशन पर फ़र्क पड़ेगा कि किस तरीके का क्रॉस वेंटिलेशन है, चाहे वो ऑफिसेज हों, चाहे बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हों, चाहे हॉस्पिटल्स हों। बहुत सारे ऐसे हेल्थ वर्कर्स होंगे जो डर के मारे हो सकता है कि अब हॉस्पिटल्स ही ना जाएं। N95 मास्क पहनना अनिवार्य हो जाएगा, कोई और मास्क काम नहीं आएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। तो N95 मास्क की कितनी उपलब्धि है, कितनी शॉर्टेज होगी, क्या डेवलपिंग नेशंस को उतने N95 मास्क मिल पाएंगे, तो इन सारी चीज़ों पर अब निगाहें गड़ी हैं कि WHO अपनी गाइडलाइंस को किस तरह से चेंज करता है और उन गाइडलाइंस में क्या बताता है। लेकिन फ़िलहाल जो खबरें आ रही हैं कि WHO, कई लोग ऐसा देख रहे हैं कि WHO के जो स्पेशलिस्ट्स हैं वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं है जहाँ तक एरोसॉल ट्रांसमिशन की बात है। लेकिन जो साइंटिस्ट जिन्होंने ओपन लेटर लिखा है, उन्होंने इस बात को कहा है कि इट इज़ नॉट एन अटैक ऑन द WHO। हम WHO की कैपेबिलिटीज़ को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जिसके लिए एविडेंस है, प्रूफ है, और इस बात को WHO को मानना चाहिए, जो कि आज WHO ने माना है। उन एविडेंसेस को पढ़ा जा रहा है। लेकिन अब WHO अपनी गाइडलाइंस में, अपने प्रोटोकॉल्स में किस तरह से बदलाव लेकर आता है, और उसके साथ ही साथ हर देश के हॉस्पिटल्स, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स और ऑफिसेज किस तरह से अपनी गाइडलाइंस और नियम और कानून को बदलेंगे, वो एक बड़ी चुनौती होगी इस समय पूरे विश्व के लिए। तो इस पर आपका क्या सोचना है, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और मैं आपको अगली खबर की ओर लेकर चलती हूँ, जो कि कोरोना की अपडेट से लेकर जुड़ी हुई है। कोरोना के अगर आप मामले अभी तक देखें तो 7,45,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। आज खबरें ये आ रही हैं कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है, क्योंकि उनके जो 2 मंत्री थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उधर महाराष्ट्र में रेस्टोरेंट्स और लॉज को खोलने की बात कही जा रही है, और 33% स्टाफ के साथ खोलने की बात कही जा रही है। इन तमाम खबरों के बीच लगातार आपने देखा कि इन्फेक्शंस लगातार बढ़ रहे हैं और डेथ्स भी लगातार बढ़ रही हैं। कल हालांकि वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट ने कहा है कि नहीं, हमने कोविड कर्व को फ्लैट कर दिया है, लेकिन इस कर्व के फ्लैट होने पे बहुत सारे सवाल हैं कि अगर लगातार इन्फेक्शंस बढ़ते जा रहे हैं तो कोविड का जो कर्व है वो फ्लैट कैसे होता है। लेकिन आज जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जो एक रिपोर्ट है वो बहुत डिस्टर्बिंग है, और अगर उस रिपोर्ट की अगर हम बात माने तो कहा जा रहा है कि 2 करोड़ से ज़्यादा मामले अगले विंटर्स यानी कि 2021 का जो ठंड का मौसम है उससे हो जाएगा, अगर कोई वैक्सीन या दवाई या प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर जल्द लॉन्च नहीं किया गया। तो एक बहुत ही डिस्टर्बिंग खबर है जहां तक कोरोना केसेस के इन्फेक्शन को लेकर मामला है। अभी आपने देखा हाल में ICMR का एक लेटर वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि वैक्सीन को लॉन्च किया जाएगा 15 अगस्त तक, जिसको लेकर खंडन भी हुआ कि इतनी जल्दी हम वैक्सीन नहीं ला सकते, क्योंकि जितने भी ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि किसी भी एक स्टैंडर्डाइज्ड वैक्सीन को तैयार करने में 12 से 18 महीने लग जाते हैं। तो वैक्सीन, ट्रीटमेंट टू कोरोना, ये अभी बहुत दूर की बातें हैं, लेकिन फ़िलहाल अपने आप को कैसे बचाना है वो बहुत ज़रूरी है। और अब जो WHO ने इस बात को मान लिया है कि कोविड-19 कैन बी एन एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, इससे फ़िक्र और कंसर्न्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी और लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की इस समय ज़रूरत है। तो इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मेरा ट्विटर फॉलो कर सकते हैं @neelu317 पर। आपकी स्क्रीन्स पर एक ईमेल ID फ्लैश हो रहा है, उस पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट्स नॉट फेक।